तो मिडिल ईस्ट में तनाव, ये तो हम रोज सुन रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव है ना, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक शतरंज की बाजी जैसा है। और आज हम इसी खेल के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद दिमाग को सबसे ज्यादा घुमा देता है। कोई भी हमला रमजान के पाक महीने में क्यों करेगा? मतलब पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस फैसले के पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक कोल्ड ब्लडेड स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस माइंडसेट को समझना होगा जो ऐसे एक्शंस को ड्राइव करता है। ये अमेरिका और इजराइल की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है, जिसका मूल मंत्र क्या है कि भाई सबसे अच्छा डिफेंस ही एक जोरदार ऑफेंस है। जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो इसे कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल का मैदान हो। अगर आप सबसे ताकतवर हैं तो कोई आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, राइट? तो इस थ्योरी का बस एक ही मकसद है, अपनी ताकत को इतना बढ़ा लो कि कोई भी आपको चैलेंज करने की सोच भी ना सके। और ये जो कहावत है ना, ये इस पूरी सोच को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में अगर दुश्मन आप पे हमला करता है तो ये आपकी अपनी गलती है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि आपने अपने दुश्मन को इतना मजबूत होने ही क्यों दिया? इस थ्योरी के हिसाब से इंतजार करना वो कमजोरी की निशानी है। असली ताकत है पहला मूव करने में। तो ये तो हो गई थियरी की बात, पर असल दुनिया में इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे कौन से मोहरे कहाँ रखे जा रहे हैं? चलिए अब जरा वो देखते हैं। इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया है, एपिक फ्यूरी। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। ईरान को तीन तरफ से ऐसे घेर लो कि उसके पास सांस लेने की भी जगह ना बचे। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक चोक होल्ड है, गला घोटने जैसा। तो ये घेराबंदी तीन फ्रंट्स पर हो रही है। एक, समुद्र से ईरान के सारे ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दो। दूसरा, हवा से आसमान पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लो। और तीसरा, जमीन से आसपास के देशों को इस्तेमाल करके ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट कर दो। अब देखिए समुद्र में क्या हो रहा है। अमेरिका का 5th फ्लीट बहरीन में बैठा है, जो पूरे पर्शियन गल्फ पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही रेड सी में भी अमेरिकी जहाज मौजूद हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ईरान के जो भी समुद्री रास्ते हैं वो लगभग पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल में आ गए हैं। ये एक तरह की मॉडर्न नेवल ब्लॉकेड है। और बिल्कुल यही कहानी हवा में भी दोहराई जा रही है। आप देखिए, ग्रीस से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक हर जगह अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने अड्डे बना लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईरान अब किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी दिशा से हवाई हमले की रेंज में है। लेकिन इस खेल में ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने भी इस घेराबंदी का जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी था। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 5। एक ही सुबह एक साथ 5 अलग अलग देशों पर हमला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था बॉस, ये ईरान का पूरी दुनिया को एक मैसेज था। तुम हमें घेर नहीं सकते, हमारी पहुंच तुम्हारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब ईरान के इन हमलों का रिजल्ट क्या रहा? मिक्स्ड बैग था। एक तरफ बहरीन में उन्होंने अमेरिकी बेस को हिट किया, पर दूसरी तरफ कतर और कुवैत में उनके हमले रोक दिए गए। और यूएई में जो एक सिविलियन की मौत हुई ना, उसने ईरान के लिए एक बहुत बड़ी पीआर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और इसका सीधा फायदा किसे मिला? अमेरिका को। तो अब जब हमने दोनों साइड्स की मूव्स देख लिए हैं, तो चलिए वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सब कुछ रमजान में ही क्यों हुआ? अब लगता है कि इस पजल के सारे टुकड़े हमारे पास हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 सॉलिड, कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजिक कारण थे। पहला, हिस्ट्री का इस्तेमाल, 1973 की लड़ाई की याद दिलाना। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सोचना कि रोजे के वजह से दुश्मन का रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा। तीसरा, टैक्टिकल एडवांटेज, मौसम बिल्कुल परफेक्ट था ड्रोन्स और स्टेल्थ जेट्स के लिए। और चौथा, रमजान के दौरान जो भीड़ इकट्ठा होती है उसका इस्तेमाल करके ईरान के अंदर ही प्रोटेस्ट भड़काने की कोशिश करना। अभी तक तो हम बात कर रहे थे मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, पर अब जरा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और जेट्स की नहीं है दोस्तों। ये लड़ाई है ग्लोबल पावर की और पैसे की। अगर हम इतिहास को देखें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। साल 2000 सद्दाम हुसैन ने अनाउंस किया कि इराक अब अपना तेल डॉलर में नहीं यूरो में बेचेगा। और ठीक 3 साल बाद उनका पूरा शासन ही खत्म हो गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ये एक वार्निंग थी?
और आज ईरान भी कुछ कुछ वैसा ही कर रहा है। वो ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने में लगा है जहां ट्रेड करने के लिए डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। ये एक तरीका है अमेरिकी सैंक्शंस को बाईपास करने का। पर उससे भी बड़ी बात, ये अमेरिकन फाइनेंशियल डोमिनेंस पर एक डायरेक्ट अटैक है। और ये लड़ाई सिर्फ करेंसी तक ही सीमित नहीं है, ये रास्तों की भी लड़ाई है। इसे ऐसे देखें कि दो बड़े बड़े ट्रेड हाईवे बनाए जा रहे हैं। एक हाईवे है रूस और ईरान का, और दूसरा है अमेरिका और उसके दोस्तों का। और जाहिर सी बात है, जो भी इन हाईवेज पर कंट्रोल कर लेगा, आने वाले कई दशकों तक वही ग्लोबल ट्रेड का किंग होगा। तो फिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असली मतलब क्या है? असल में ये चीन और रूस जैसी ताकतों को एक बहुत ही क्लियर मैसेज भेजना है। और वो मैसेज क्या है कि देखो, इस रीजन में अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वो चीन के कागजी एग्रीमेंट से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हमारी मिलिट्री पावर से। और ये सब कुछ हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये जो संकट है ये अपने आप पैदा हुआ, या फिर अमेरिका ने अपने ग्लोबल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इसे जानबूझकर हवा दी? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सही और गलत अक्सर नहीं होता, यहां सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। असली सवाल तो ये है कि इस बड़ी सी शतरंज की बाजी में अगला मूव क्या होगा और इसकी कीमत आखिर चुकाएगा कौन?